ये जो टॉक है बेसिकली हम लोग कर रहे हैं जो फ्लावर किंग है उसके ऊपर, रोज़, गुलाबों के ऊपर। तो हम इस पे बात कर रहे हैं तो टू वे कम्युनिकेशन अगर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लेक्चर मेथड हमेशा बोरिंग रहता है। क्योंकि हम लेक्चर देंगे, आप सुनेंगे और एक सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। तो टू वे कम्युनिकेशन में बात करेंगे। सभी तैयार हैं इसके लिए? अब गुलाबी क्यों चुना मैंने? क्योंकि ये देखेंगे कि किसी पार्टी में अगर जाते हैं तो उस पार्टी से लेकर और मैरिज गार्डन तक वो गुलाब है। टेरेस गार्डन से और प्रेसिडेंट हाउस तक देखें तो वो गुलाब है। और ये एक ऐसा पौधा है जो बरस भर एनुअल फ्लावरिंग करता है अगर इसकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाए। 10 ईयर, 12 ईयर, 20 ईयर ओल्ड भी जा सकता है। तो ये आपकी गार्डनिंग की जो मोटो है, पर्पस है कि आपकी गार्डनिंग का पर्पस क्या है, मोटो क्या है, किस प्रकार की गार्डनिंग करना आप पसंद करते हैं। जैसे किचन गार्डनिंग, तो हम रिलेट करते हैं किचन से इसको। उसके बाद कुछ आ जाते हैं कि हम फ्लावरिंग की इसके ऊपर ही बात करेंगे, फ्लावर्स के ऊपर ही बात करेंगे। कुछ लोग बात करते हैं कि नहीं हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर ही बात करते हैं। और कुछ जो हॉबिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो बात करते हैं केवल गुलाबों की, क्योंकि इसमें जो ब्रीड हैं वो बहुत है, थाउजेंड्स, इतनी है कि काउंटेबल नहीं है। और इस पे बहुत सारी फर्म्स जो है इसकी ब्रीडिंग कर रही हैं। उसमें से एक है डेविड ऑस्टिन, और ये ब्रिटिश रोजेरियन है। इन्होंने करीबन 150, 200, 250 के करीब जो है प्रजातियों पर अध्ययन किया, नई ब्रीड इन्होंने बनाई। मिलान कंपनी भी इसके ऊपर वर्क कर रही है, कोडस कंपनी भी इसके ऊपर वर्क कर रही है। इनके अलग अलग इनका हाइब्रिडाइजेशन है। तो अभी तक तो हम क्या जानते हैं कि कहीं गए नर्सरी पे और हमने देखा बहुत अच्छा गुलाब है, परचेज़ कर लिया, लेकिन नहीं जानते ये क्या है। HT वैरायटी है, फ्लोरीबेंडा है, ग्रांडी फ्लोरा है, मिनेचर है, पॉलियंथा है, हमें मालूम नहीं। बस हम ये जानते हैं कि एक गुलाब है जो सुंदर लग रहा है, इसको लेके आना है। अब ये लगाया किस में जाता है, कैसे लगता है, इसकी जो नेचर है वो कैसा है। लाए, खूबसूरती देखकर कोशिश की और फिर पता पड़ा कि वो चल बसा, फिर दुख होता है। और 2-4 बार प्रयास करने के बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो, अपने बस की बात नहीं। गार्डनिंग जो आप कर रहे हैं, आपका मोटो क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। आप खुद गार्डनर हैं या नहीं, या केवल आपकी हॉबी है। एक तो ये है कि मैं खुद गार्डनिंग करूँगा, एक ये है कि मेरा गार्डन अच्छा होना चाहिए। मिसेज मल्होत्रा आई, अरे वाह क्या सुंदर गार्डन है, मज़ा ही आ गया। डेजी जी का गार्डन, वाह शानदार। ये या तो ये तारीफ सुननी है हमको, तुम्हारा गार्डन बहुत सुंदर होना चाहिए, या फिर वास्तव में हमें गार्डनिंग का उस्ताद बनना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, हमें मेडिटेशन में जाना है, हमें कुछ लाइट वर्कआउट करना है, हमें कुछ एक्टिविटी या क्रिएटिविटी में आना है, वो एक गार्डनिंग अलग होती है। तो भैया वो गार्डनर हम खुद बनते हैं, फिर माली की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रश्न आता है कि अभी आपका गार्डन जो है बड़ा है, समय थोड़ा कम है, तो माली भैया को बुलाइए, लेकिन साथ में रहिए। कनेक्टिविटी आपकी आपके पेड़ों से होनी चाहिए। वो कनेक्टिविटी यदि नहीं बन पाएगी तो गार्डनिंग में आनंद नहीं आ पाएगा। और कनेक्टिविटी ऐसी होती है कि एक एक प्लांट के बारे में आपको सूचना होती है कि इसकी लीफ ठीक नहीं है, इसमें पानी ज़्यादा हो रहा है, इसको न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है, इसका फर्टिलाइज़र बिल्कुल अभी सही नहीं है। तो कनेक्टिविटी, आप देखिए जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम उस समय शून्य अवस्था में हो जाते हैं, विचार हमारे जो है ठहर जाते हैं। गार्डनिंग में हम क्या कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस समय हम वहाँ ठहर जाते हैं, कोई और विचार हमारे साथ नहीं होते। साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट आपसे बोलते हैं आप कौन सी हॉबी करते हैं, आप गार्डनिंग कीजिए, या वो ये बोलेंगे आप एक काम करिए, एक फिश एक्वेरियम अपने घर में ले आइए, मछलियों को देखिए,
और कहीं ना कहीं आज इस भागम भाग की दुनिया में हम स्ट्रेस में हैं। हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस में हैं। वो अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। अब हम लौट के आते हैं कि रोज़ गार्डनिंग पे। तो पहले तो ये रोज़ गार्डन जो भी तैयार करना चाहता है उसे थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप माली के थ्रू कर रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। और अगर आपके माली भैया आ रहे हैं तो उनके साथ आपको कनेक्टिविटी अपनी दिखानी पड़ेगी। अब इसको समझें कैसे। हॉबी हो जाना और हॉबिस्ट बनना, दोनों में अंतर। हॉबी है, किसी ने कह दिया मुझे हॉबी है, लेकिन नॉलेज नील, कोई नॉलेज नहीं। तो अगर हम किसी चीज़ को अपनी हॉबी बना रहे हैं तो नॉलेज हमको लेनी पड़ेगी। तो रोज़ है क्या, और ये जो रोज़ हम ला रहे हैं आखिर ये तैयार कैसे होते हैं, पहले तो इसकी जानकारी। तो इतिहास तो इसका बहुत पुराना है, और जब से हम हिस्ट्री को खगोल रहे हैं हमें हर पिक्चर में या हर इवेंट में एक रोज़ नज़र जरूर आ रहा है। तो बहुत पुराना इतिहास है इसका। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो चाइना से हम इसको लेते हैं। ये चाइना से हम इसका ओरिजिन मानते हैं, फिर वो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते होते वो पूरा जो है इस क्षेत्र में आ गया। अब देसी गुलाब, देसी गुलाब हम समझते हैं बस वो लाल कलर का गुलाब है, वो देसी है। एक पिंक आ जाएगा, हम उसको समझते हैं वो भी देसी है। ये देसी या देशज शब्द जो बना है वो ये कि स्थानीय स्तर पर जो उग सके। जैसे आप देखेंगे पीपल घरों की दीवालों पे उग जाता है, उसको उगाने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों पे भी उग जाता है, लेकिन देवदार का वृक्ष यहाँ नहीं उगेगा। वो उसके लिए ठंडा एरिया चाहिए, कश्मीर जाना पड़ेगा आपको, वहीं मिलेगा। तो नेचर ये सिलेक्ट करता है कि किस जगह किस प्लांट की नीड है। तो जो देसी शब्द यहाँ आया, तो कौन से ऐसे रोज़ हैं जो देशज हैं, यानी यहीं की पैदाइश मान लें उनको, वो यहाँ पर उगते हैं। तो उत्तराखंड साइड में चले जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे देसी गुलाब जो हैं, कहेंगे जंगली गुलाब शब्द यूज़ कर लेते हैं, वो मिलते हैं। और इस साइड आ जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे आपको ये पिंक कलर का गुलाब, रेड कलर का गुलाब ये आपको दिखाई देता है, अमूमन फ्लावरिंग करता है ज़बरदस्त। तो तैयारी यहाँ स्टार्ट होती है रूट स्टॉक से। रूट स्टॉक क्या है, यानी उसकी नींव। आपका मकान बहुत अच्छा टिका रहेगा अगर उसकी नींव मजबूत होगी। तो रूट स्टॉक यानी नीचे का पार्ट है वो रूट किसी और प्लांट की है, और ऊपर का जो पार्ट है वो हमने डिसाइड किया है कि वो हमें कौन सा चाहिए। डेविड ऑस्टिन चाहिए, मिलान कंपनी का चाहिए, कोडस कंपनी का चाहिए, या मैं नाम ले देता हूँ हाईग्रोव चाहिए, शरीफा आसमी चाहिए, या मुझे क्राउन प्रिंसेस मार्गरेटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, चॉइस हमारी। और रूट स्टॉक रोज़ा इंडिका या रोज़ा फ्लोरा, ये दो रूट स्टॉक जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में चलते हैं। तो रूट स्टॉक लिया, लगाया, उसके बाद फिर हम बड लेते हैं। जिस भी हमें गुलाब की वैरायटी को ज़्यादा हमें उसका प्रोडक्शन करना है, उसकी बड ले ली और उसको फिर रूट स्टॉक में बडिंग कर दी जाती है। फिर उसको 3-4 महीने के लिए जो है छोड़ दिया जाता है। रूट स्टॉक वाले एरिया को स्टॉप कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, और जहाँ से बडिंग से न्यू सूट्स निकलती हैं वो हमारा प्लांट जनरेट हो जाता है। अब हमें उसी प्लांट को आगे बढ़ाना है। लेकिन रूट स्टॉक कौन सा है इसमें, रोज़ा फ्लोरा या रोज़ा इंडिका। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये दो मुख्यता है। तो पहला तो रूट स्टॉक आ गया, फिर इसकी बडिंग कैसे हो गई ये आ गई। ये तो तय हो गया कि आपकी वैरायटी कौन सी है। अब बात आती है कि आप इन्हें दे क्या रहे हैं, इनका न्यूट्रिशन। इनको किस में प्लांट करेंगे जहां ये हेल्दी तरीके से जो है ग्रोथ कर जाए। तो इसके अलग अलग मीडिया हैं। एक सॉइल मीडिया है, शुरू से हम समझते रहे कि भाई मिट्टी में लगता है गुलाब, लेकिन मिट्टी को भी कई प्रकार से बनाया जा सकता है। केवल मिट्टी, गुलाब तो लग जाएगा लेकिन ग्रोथ नहीं करेगा। अब हम उसमें फर्टिलाइजर में आ गए, तो हमने बोला काऊ डंग डालेंगे, गोबर की खाद। उसके बाद हम गए किस पर, हमने कहा कि साहब हम ऑर्गेनिक करेंगे कुछ। तो ऑर्गेनिक करने के लिए हमने क्या किया, बर्मी कंपोस्ट।
तो लीव्स जितनी भी निकलती हैं, जितना भी ये फूल वगैरह जाते हैं, उसमें केचुए छोड़ के वो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। एक तरीके से वो केचुए की पॉटी है, वो खाते हैं और उसका प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो आ गया। और क्या ले सकते हैं हम इसमें? राइज हस्क एक नया चला है, राइज हस्क। अगर आपको लाइट वेटेड सॉइल मीडिया तैयार करना है तो चावल जो रहता है उसका छिलका, वो राइज हस्क आ गया। एक और चीज़ डेवलप हुई, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो कुछ इन्वेंशन हो रहा है या कोई रिसर्च हो रही है। तो ये रिसर्च है कि हम लगा के देख रहे हैं कि भाई क्या ऐसा भी हो सकता है, और वो जब सक्सेस हो जाता है तो फिर हम अपने एक्सपीरियंस को डिलीवर कर देते हैं कि भैया आगे आप ले चलो और इसमें ये चीज़ें हैं। अब आया कोकोपिट, वो उसकी छाल निकाली, वेस्टेज पड़ा हुआ था, उन्होंने कहा यार इसका क्या कर सकते हैं, किसी का दिमाग चल गया, उन्होंने कंप्रेस करके उसको कोको की एक पिट बना दी, और उसको आप पानी में डालेंगे वो फूल के तमाम सारी हो जाती है। तो कोकोपिट आ गया, और आपका वर्मी कंपोस्ट आ गया, काउडंग आ गई, राइजस्क आ गया, फिर परलाइट, ये भी एक फर्टिलाइज़र टाइप के ही है। परलाइट बहुत हल्का होता है और टेरेस गार्डनिंग में यूज़ करते हैं जब सॉइल मीडिया का मिक्सचर बनाते हैं हम लोग तब। अब बनाना कैसे? अगर सॉइल मीडिया में जा रहे हैं, लेटेस्ट चल रहा है सिंडर। अब सिंडर क्या है? आपने बाहर देखा होगा जो पॉट है उसमें काले काले कलर के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये सिंडर है। ऐसे उद्योग जहां पर हम कोयले का उपयोग करते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको वो बाहर छोड़ देते हैं, उनके लिए वो वेस्ट है। लेकिन जो रोजेरियन है उनके लिए वो बहुत कीमती चीज़ है। बोले आप फेंको, हम तो तैयार हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली झारखंड जो है इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, वहाँ से ये ज़्यादा इसका इंपोर्ट होता है। तो वो सिंडर। अब अगर सॉइल मीडिया में करना है तो एक अलग बात है, और सिंडर मीडिया में जाएंगे तो अलग बात है। सॉइल मीडिया के कंपोजिशन अलग अलग है। हमने ले लिया 40% सॉइल, गार्डन सॉइल, जो भी आपको मिल जाए यहाँ पर। सॉइल भी अलग अलग प्रकार की है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में किस जगह जाएंगे तो ब्लैक सॉइल मिलेगी, ज़्यादा फर्टिलिटी उसकी अच्छी है। यहाँ पर आपको लाल या पीली, तो आप वो ले लें। ये कितना लेना है? 30%। अब रेशियो कैसे अपन निकाल रहे हैं? अगर 10 गमले तैयार कर रहे हैं और एक गमले में एक तस्सल आता है, नॉर्मली आप तस्सल तो जानते ही होंगे, या बकेट ले लीजिए, एक बकेट, और 10 बकेट अगर हमको तैयार करनी है तो उसमें 3 बकेट यानी 30% आपका सॉइल मीडिया, 30% उसमें आ जाएंगे वर्मी कंपोस्ट, 30% आ जाएंगे राइज हस्क, और 10% में हम डालेंगे नीम की खली और सरसों की खली। इतना हम कर देंगे। अब जो मीडिया बनने वाला है ये लाइट वेटेड हो गया, और इसमें आपको फर्टिलाइज़र भी मिल गए, न्यूट्रिशंस भी मिल गए, वो तैयार। फ़ायदा क्या है? हल्का हो गया, खाद भी मिल गई। अब कोई भी पौधा है वो या तो ग्रोथ करता है एक वजह से और मरता है तो वही वजह है। कौन सी वजह है? वो है पानी। वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वाटर मैनेजमेंट करना सीख गए, आप गार्डनर बन गए, और वाटर मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाए तो आप गार्डनर नहीं है। अब पता कैसे लगेगा कि वाटर क्या कर रहा है? तो ये ड्रेनेज सिस्टम है जो मैंने मीडिया बताया, 30+10, यानी 30% सॉइल, 30% आपने ले लिया वर्मी कंपोस्ट, 30% राइज हस्क, और 10% में आपका आ गया नीम खली, सरसों खली। ये आपने मिला के मिक्सचर तैयार कर लिया। अब आप इस मिक्सचर में पानी डाल के देखेंगे, ड्रेनेज बहुत शानदार हो जाएगा। आप पानी डालेंगे, जितना उनको लेना होगा ले लेंगे, बाकी वो रिलीज कर देंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप किस पॉट में लगा रहे हैं, वो क्ले पॉट है, प्लास्टिक पॉट है, क्या है। वाटर मैनेजमेंट तो कर लिया आपने, अब ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार होना चाहिए, और एयर सर्कुलेशन उसमें बहुत अच्छा बनना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी टेरेस गार्डनिंग पर, ग्राउंड गार्डनिंग पे भी आऊँगा, तो टेरेस गार्डनिंग में मोस्ट प्रोबेबली ध्यान देना है कि ड्रेनेज हमारा बहुत शानदार हो। तो मीडिया ऐसा हो जिसमें ड्रेनेज आराम से हो जाए, प्लस हल्का हो, न्यूट्रिशन मिले। और दूसरी चीज़ है कि हमारा जो क्ले पॉट है या जो प्लास्टिक का पॉट है उसमें ड्रेनेज बहुत शानदार होना चाहिए, और एयर सर्कुलेट, तो उसमें जो आप छोटे छोटे छेद करते हैं, होल करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आपके जो है बना लीजिए। ये आपका एक मीडिया हो गया।
फिर कुछ लोगों ने इसमें किया कि राइजस्क में ही लगाएंगे। तो राइजस्क में कर लगाना है तो फिर दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, 40% राइजस्क, 40% सॉइल और 10% जो है आपने उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। अब ये भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये वाला जो मीडिया वो और हल्का हो जाएगा, इसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ रेत का कोई लेना देना नहीं है। सुनते थे कि रेत डालेंगे, अब रेत वो समय था जब केवल मिट्टी जानते थे हम। मिट्टी के अलावा ना हमें राइजस्क के मतलब था, ना वर्मी कंपोस्ट जानते थे, हम जानते नहीं थे। तो मिट्टी के संग रेत मिलाने का ये है कि ड्रेनेज सुधर जाए। तो अब हम उस इरा से इस इरा में आ गए हैं कि हमें मालूम है राइजस्क है, कोकोपिट है, वर्मी कंपोस्ट है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राइजस्क है, वर्मी कंपोस्ट है, ये धीरे 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 ये गलना शुरू होगा। तो वो आपका न्यूट्रिशन स्लोली रिलीज करेगा, डीकम्पोस्ट होता जाएगा। राइजस्क एकदम डीकम्पोस्ट नहीं होता, आप डालेंगे हल्का हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर देखेंगे वो राइजस्क ब्लैक हो जाता है, यानी वो आपकी क्या नेचुरल खाद में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपने बना लिया मीडिया, प्लांट लगा दिया उसके अंदर। अब प्लांट लगाने का समय कौन सा होना चाहिए? ऐसा नहीं है हम गर्मियों में निकल रहे हैं मार्च में अभी खरीदेंगे, अभी ही लेना है क्योंकि बड़ा सुंदर लग रहा है। तो इसके लेने का जो समय है गुलाब का, वो आप या तो अक्टूबर में लीजिए या फिर उसको लीजिए फेब फर्स्ट में, या तो अक्टूबर या फेब फर्स्ट, या फिर अगर आप केयर कर सकते हैं उसकी तो आप ले लीजिए रेनी सीजन स्टार्ट हो जाए, 2-3 पानी पड़ चुका हो, आप ले लीजिए। क्योंकि रेनी सीजन यानी नेचुरल सपोर्ट आप लगा दें, आप कुछ भी लगाएंगे वो उगेगा, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर उस तरीका का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि वो किसी भी पौधे के नेचुरल डेवलपमेंट में यूज़फुल होता है। तो ये 3 अक्टूबर, अगस्त और फेब फर्स्ट वीक। अब दिसंबर और जनवरी हम क्यों इसको छोड़ रहे हैं? ठंड ज़्यादा होगी, डोरमेंसी में चला जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। आप कितने भी डेविड ऑस्टिन मंगा लीजिए, मार डालेंगे। आपने बोला हमने दिसंबर में मंगाया, ठंड बहुत थी, गर्मी के क्षेत्र में हम मंगा रहे थे, हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, इतनी ठंड में भी लगाया तब भी नहीं चला, क्योंकि आपने मंगाया ही उस समय था जब वो डोरमेंसी पीरियड में जा रहा है। और डोरमेंसी यानी सुसुप्तावस्था, सो रहा है वो जागेगा नहीं, फिर वो सो ही जाएगा। तो ये लेने का समय अपन को ध्यान में रखना है। मीडिया हमने ये बना लिया, अब हमने प्लांट किया। दूसरी चीज़ आती है फर्टिलाइज। अब हमने प्लांटेशन तो कर दिया, फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे? आप कौन से ऐसे तत्व हैं जो उन्हें देंगे, ये आपको समझना है। अब इसमें सूत्र है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 चीज़ों के ऊपर ये सारा कुछ मानदा चलना है। अब नाइट्रोजन, बायोलॉजी का स्टूडेंट समझ जाता है नाइट्रोजन अगर है तो काय के लिए। नाइट्रोजन यानी लीफ आपकी हरी हो जाए, क्लोरोफिल को इंक्रीज करेगा, लीफ डेवलपमेंट करेगा, हरी भरी पत्ती दिख रही है, इट मीन्स आपका पौधा स्वस्थ है। फिर दूसरा फास्फोरस, जड़ों का विकास। अगर जड़ें, रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो फिर आपका पौधा नहीं चल सकता। रूट डेवलपमेंट बहुत शानदार होना चाहिए। तो रूट्स जितनी नीचे डेवलप होती जाएंगी वो प्लांट ऊपर उतना अच्छा ग्रोथ करता जाएगा। ये काम कौन करेगा? फास्फोरस। फिर क्या बचता है? पोटेशियम। अब पोटेशियम का काम ये है कि आपके जो स्टेम है, जो तने हैं, जो डंडियां निकल रही हैं, उनको मजबूती देना और फ्लावर बर्ड्स को तैयार करना। क्योंकि हम चाहते तो अंततोगत्ता यही है कि अच्छे से बर्ड्स निकल आएँ। कम से कम मेरे प्लांट में 10, 20, 30 कुछ गुलाब ऐसे उगने चाहिए कि देखने वाले को लगे कि हाँ ये गुलाब कुछ आया है। तो वो काम आपका पोटेशियम कर रहा है। अब अलग अलग फर्टिलाइज़र के रूप में हम इनको ले सकते हैं। NPK जो आता है वो आता है 0-0-50, एक आता है 13-40-13। अब ये 13-40-13 यानी NPK हैं। N यानी नाइट्रोजन 13% है और P यानी आपका क्या है? P, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितना है? ये 40%। और फिर 13% क्या आ गया आपका? पोटेशियम। अब ये बैलेंस समझ लीजिए कि क्या है, किस पे जोर ज़्यादा जा रहा है? जड़ों के विकास पे। 13-40-13। तो अगर रूट डेवलपमेंट करना है तो हम किस NPK को लेके आएंगे? 13-40-13।
अब हमें दिमाग नहीं लगाना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सबका विकास होना चाहिए, सबके साथ सबका विकास। तो हम क्या लेके आएंगे, 19 19 19 बैलेंस्ड एनपीके। 19% ही उसमें नाइट्रोजन है, 19% ही पोटेशियम है, 19% ही फास्फोरस है, ये दे सकते हैं आप। अब एनपीके अकेले नहीं देंगे, उसके साथ फिर हम एक आध चीज़ और मिलाते हैं, तो उसमें हम लेके आ जाएंगे ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड नीचे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को तैयार करता है कि जड़ें आपकी डेवलप होती हैं, तो हम एनपीके के साथ ह्यूमिक एसिड को मिला सकते हैं। फिर एक और चीज़ पे खोज चली, वो है सीवीड, समुद्री घास, तो उसका वो निकालते हैं, तैयार करते हैं। सीवीड का अगर फॉलियर स्प्रे करते हैं आप, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, नाइट्रोजन अच्छा है, ग्रीनिश हो जाता है वो। तो एनपीके हो गया जो आपको रखना ही रखना है अपने पास। तो एनपीके हमें देना है वीक में 2 बार, और अगर आप 2 बार नहीं दे सकते तो संडे के संडे तो आप बना ही लीजिए कि हमें देना है। तो हम एनपीके लाएंगे और एनपीके को 1 to 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे। तो हमारे पास पेंट वाली बाल्टियाँ आ जाती हैं 20-20 लीटर की। हमने 20 लीटर देख लिया कि है इसमें, 20 लीटर में 1 ग्राम मिला रहे हैं तो 1 ग्राम पर लीटर, और 2 ग्राम मिला रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर। 2 ग्राम हेल्दी प्लांट के लिए, 1 ग्राम जो ग्रोइंग प्लांट है उसके लिए। हमने एनपीके डाल दिया, मान लीजिए 20 लीटर में 20 ग्राम डाल दिया, यानी 1 ग्राम पर लीटर। उसी के संग आपको 2 ml या 1 ml डालना है ह्यूमिक एसिड। तो अब वो ह्यूमिक एसिड भी हम जो है 1 ml पर लीटर उसके अंदर डाल देंगे। फिर हम उसको ड्रिंचिंग यानी उसकी जड़ों में देना है। तो आपके पास जो हजारा रहता है फुब्बारा, उसमें आप दे सकते हैं, उसी से दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सॉइल मीडिया इधर उधर नहीं होता, वो आप दे दीजिए। उसके बाद डीएपी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो ये आपका प्लांट तबाह कर देगा। तो ये 5 7 10 दाने आपको गमले के चारों तरफ रूट जोन से थोड़ा दूर वहाँ पे डाल देना है। ये 15 दिन में एक बार करना है, और सर्दियों में करना है। इसका प्रयोग मार्च अप्रैल मई जून में नहीं करना। बरसात में कर सकते हैं और सर्दी में कर सकते हैं। तो एनपीके आप डाल सकते हैं। एक चीज़ आपने और सुनी होगी, एप्सम सॉल्ट, MgSO4, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं वीक में एक बार। तो ये ग्रीनिश नाइट्रोजन को वो बढ़ाएगा, क्लोरोफिल आपकी जो है अच्छी होगी उसमें। तो MgSO4 का आप जो है जड़ों में भी डाल सकते हैं, रूट जोन में भी, और उसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, तो वो भी आप उसमें कर देंगे। एक चीज़ और आती है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट प्लांट आपका हरा भरा रिच दिखे, ग्रोथ करे, तो अमोनियम सल्फेट 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। एक और है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट यानी कैल्शियम अगर आपको अच्छा करना है अपने पौधे का, तो हम कैल्शियम नाइट्रेट की तरफ जाएंगे 15 दिन में एक बार। तो जड़ें, स्टेम ये स्ट्रांग हो जाएंगे आपके। एक इसमें आता है जिब्रेलिक एसिड। तो वो जिब्रेलिक एसिड जो है वो भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से हमें उसको देना है रूट जोन में, और फोलियर स्प्रे करना है। ये 10 दिन में एक बार। कब तक करना है? जब तक बर्ड्स ना निकल आए, कलियां निकलना शुरू हो जाती हैं, फिर हमें इसे रोक देना है। इसका काम था ग्रोथ ले जाना। जी, जिब्रेलिक एसिड। सर ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये कितना डालना है? 1 ml पर लीटर लेके चलिए आप। ये मैं आपको पूरा इसका एक चार्ट बना दूंगा, ये वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे मैं बोल रहा हूँ बस, अभी तो आप सुनने का आनंद लीजिए, फिर मैं इसका क्या है चार्ट बना दूंगा। क्योंकि अभी आप अगर सोचे कि ये मिस होगा मैं लिख दूं, तो फिर वो सुनने वाला आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब लेक्चर लेते हैं तो बच्चों को ये समझाते हैं कि पहले तो आप सुन लीजिए, सुन लें, उसके बाद तो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नोट्स में आपको पूरा शेड्यूल बना दूंगा कि कब कब क्या क्या करना है। आपको केवल करना है, वो चार्ट आपके पास रहेगा, वो अपना पूरा काम करेगा। जैसे प्रिस्क्रिप्शन लेटर है, वो मैं दे दूंगा कि भाई आपको ये करना। अभी तो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये क्यों, क्योंकि जो फ्लावर आप देखते हैं आपको लगता होगा इनके तो ऐसे इतने इतने अच्छे, इतने सुंदर, और हम कहाँ, हमारा हो ही नहीं पाता। हाँ वो हाँ, तो ज़्यादा दिन तक ऐसा चला तो आपकी जो जिज्ञासा है वो समाप्त हो जाएगी, और क्यूरियोसिटी जब आपकी गई
तो फिर जो है आप गार्डनिंग वार्डनिंग सब है छोड़ो यार, जो कर रहा है वो करने दें, हम तो नहीं करेंगे। तो ये इसीलिए तो ये फर्टिलाइज़र जो क्रम बताया उसमें बहुत सारे आते हैं, तो एक मैं बोलता जाता हूँ, केवल वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एक आता है ताकत, ये साउथ से आता है ताकत, तो ये बहुत अच्छा है प्लांट ग्रोथ के लिए। अच्छा, प्रमोशन नहीं कर रहा, यूज़ किया है इसलिए बात कर रहा हूँ, है ना। तो ताकत बहुत, नवल का ताकत शानदार। अच्छा, इसी नवल कंपनी का एक जो है ह्यूमिक एसिड भी आता है। तो ह्यूमिक एसिड समझ लीजिए, ह्यूमिक एसिड मीन्स जैसे हम अगर डाइजेशन सही करना है तो हम कुछ ऐसा खाएंगे, ऐसे एंजाइम जो पाचन क्रिया को सही करते हैं। ह्यूमिक एसिड यानी रूट जोन को सही करने वाला एक तत्व। रूट जोन अच्छा रहेगा तो आप ग्रोथ करेंगे प्लांट्स में, अगर आपका पेट सही रहेगा तो आपका शरीर ग्रोथ करेगा। बिल्कुल सिमिलर इस तरीके की चीज़ है। तो ये आप एक ताकत ले सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स है इसमें, कह सकते हैं जैसे अपन मल्टीविटामिन लेते हैं, या आप ये लीजिए B12 ले लीजिए, ओमेगा 3 ले लीजिए, विटामिन C भी आएगा, ऐसे इनके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ताकत में। और भी बहुत सारे हैं तो वो भी ले सकते हैं, मैं बता दूंगा। अब इसमें आते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। PGR जो है एक सुपर सोनाटा कंपनी निकालती है, सुपर सोनाटा ही के नाम से। एक जो है एक्जोडस आता है, तो वो एक्जोडस है। एक मिलाकुलान आता है, वो भी है। अब इनका करना क्या है, 10-10 दिन के अंतराल में हमको इसका यूज़ करना है, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और ज़्यादा कर दिया अगर क्वांटिटी से, जितना बताया, तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो नॉलेज होगी तभी इसका इस्तेमाल करना है, कितना करना है उसका डोज अलग अलग है। अच्छा, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो है ही है, साथ में माइट्स और थ्रिप्स की भी जो रोकथाम करते हैं। अब आप बात करेंगे कि माइट्स और थ्रिप्स, तो अभी अब उस सेक्शन में आएंगे कि कौन से ऐसे डिसीजेज हैं जो इनमें लगती हैं। तो पहले हमने बात की कि सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। सॉइल मीडिया के बाद फिर हमने बात की कि इसमें जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। और नीम खली का लिक्विड बना सकते हैं आप। 10 लीटर पानी लीजिए, उसमें आधा 1 किलो नीम खली डाल दीजिए और उसको डिकम्पोस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए उसको। तो वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वो सड़ जाएगा। स्मेल आएगी, घबराना नहीं है। लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, फिर 1 लीटर को 10-20 लीटर में मिला के अपने गार्डन में यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन रिच रहेगा। नीम खली इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खली इसी तरीके से। केला, बनाना जिसके यहाँ भी आता है, जो खाते हैं डेली, बनाना पिल्स लीजिए। एक उसमें जो है आप कंपोस्ट बनाते जाइए उसका, या तो सूखा बना सकते हैं, सूखा नहीं बना सकते हैं तो वो ये करें, 20 लीटर की बाल्टी उसमें डालते जाएं, आपको लगे कि हाँ इसमें 1-2 किलो हो गए, पानी डाल दीजिए। उसी में थोड़ी सी DAP डाल दीजिए, उसी में सरसों की खल डाल दीजिए, नीम की खल भी डाल दीजिए, बंद कर दीजिए। 10-20 दिन के लिए भूल जाइए। अब आपका मैजिक जो है उसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका यूज़ करेंगे। फ्लावरिंग देखिए बहुत शानदार। तो ये हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, अपने घरों में इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं हम उससे। तो आपकी चाय पत्ती को धो के आप एक तरफ जो है रख लीजिए, और जब वो इकट्ठी हो जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट तो आप लोग ओबियसली करते ही होंगे। तो ये तो इनके क्या है। अब इसमें दूसरा सिद्धांत कि पहले फर्टिलाइज़र पे ध्यान दे लिया नीचे, अब स्प्रे, क्योंकि रोज़ जो है वो हैवी फीडर है, इसको भूख बहुत लगती है, और इसको आप कम देंगे तो फिर वो बंचेस वाले फ्लावर जो है आप देख नहीं पाएंगे। इनको अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो इनको आपको खाना बहुत पर्याप्त देना पड़ेगा। तो फॉलियर स्प्रे भी करते हैं, MgSO4 का यानी एप्सम सॉल्ट का फॉलियर स्प्रे करना पड़ेगा आपको। ताकत आता है उसका फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। PGR आते हैं उसके फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं। NPK जो आप रूट जोन में दे रहे हैं वो आपको इसके फॉलियर स्प्रे में भी देना है। तो ये है कि वीक में आप फॉलियर स्प्रे करते जाएंगे। ये तो हो गया आपका फर्टिलाइजर। अब हम फर्टिलाइजर के बाद किस पे जाएंगे कि अब लगता है कि यार इसमें ये रोग आ गया, इस डिसीज़ आ गई, इसको कैसे निपटाएंगे। तो मेनली तो सबसे पहले अपन को निपटना है थ्रिप्स से। थ्रिप्स एक सकर इंसेक्टिसाइड होता है जो चूसता है, पत्ती के नीचे लग जाएगा, पत्ती मोल्ड होती जाएगी, सिकुड़ने लगती है, थोड़ा थोड़ा सा स्पॉट आने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि थ्रिप्स का प्रकोप है। तो हमें इंतज़ार नहीं करना कि कोई बीमारी आए,
हमें तो हैबिट में डालना है कि 15 दिन में एक बार थ्रिप्स का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद 15 दिन बाद हम माइट्स के ऊपर चले जाएंगे। माइट्स आता है जनवरी लास्ट में, जब ठंडक जाती है और गर्मी आने वाली होती है, माइट्स आएगा ही आएगा। और माइट्स जब आता है तो वो ऐसे मारता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा इतना सुंदर प्लांट था और क्या हो गया, मकड़ी जाला बनाना शुरू कर देती है धीरे धीरे धीरे। फिर इतनी हो जाएंगी वो पीला हो जाएगा, सारी पत्तियां गिर जाएंगी, डंडियां बची रह जाएंगी, फिर वो प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको माइट्स का मैनेजमेंट करना है। फिर एक बीमारी आती है स्केल, बरसात के मौसम में आती है। गुलाब की डंडी पे काला काला चिपका हुआ सा मिलेगा, आपको लगेगा, उसको आप हटाएंगे तो ऐसा लगेगा कुछ निकल रहा है इसके ऊपर। तो वो स्केल के लिए भी जो एक मेडिसिन आती है, आप उसका प्रयोग करेंगे। फिर आता है फंगस। फंगस यानी डाईबैक। अब डाईबैक अगर आपका पौधा मारना शुरू कर दिया तो आप बचाना शुरू उसको करेंगे। डाईबैक के लिए कटिंग करनी पड़ेगी। मैं लेके भी आया था, मैं एक मेरा बैग था, तो उसमें एक प्लांट है, ये नहीं है, बाहर है टेबल पे। तो उसमें मैं बताऊंगा कि वेयर रूट प्लांट क्या है और डाईबैक कैसे आता है। तो डाईबैक में हम क्या करते हैं, जब अमूमन वो काला होना शुरू हो जाता है, ऊपर की डंडी काली और वो पत्तियाँ वहाँ से रिमूव हो जाएंगी, फिर वो नीचे की तरफ जाता है। तो आपको कटिंग कैसे करनी है ताकि डाईबैक हट जाए। फिर डाईबैक में हमें देना क्या है, तो इसमें फंगीसाइड है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के फंगीसाइड आ गए हैं, तो हमें फंगीसाइड का भी स्प्रे करना है। तो सिद्धांततः क्या करना है कि 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आपको थ्रिप्स कंट्रोल करना है। फिर 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे हम माइट्स के लिए करेंगे। फिर 15 दिन बाद हम क्या करेंगे, उसके लिए फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। यानी 15 दिन में हमको अपना ये पूरा चक्र चलाना है ताकि ये हेल्दी बने रहे। अब जैसे ये जो प्लांट है, बेयर रूट यानी बेयर यानी नंगा, ये मिट्टी नहीं है, सॉइल नहीं है इसमें, ये आते हैं ऐसे। अब आपने जहाँ से भी मंगाए, ऑनलाइन आप परचेज करते हैं, बहुत सारी रोजरी है ऑनलाइन वाली, माय नाम सिक्किम में और साउथ में जो है पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारी हैं। वो आप, ये तो 2 ईयर 3 ईयर ओल्ड प्लांट है, ये इतना बड़ा नहीं आएगा, पेंसिल की स्टिक की तरह एक इतनी छोटी सी स्टिक दे देंगे, कुछ रूट होती हैं उसमें, वो बेच देते हैं आपको। अब आपको उसको जनरेट करना है, तो आप सॉइल मीडिया में कर रहे हैं, सिंडर मीडिया में करना है, ये अप टू यू कि आपको कैसे करना है। ये जो प्लांट है इसमें ये पूरा ब्लैक जो पार्ट है ये डाईबैक, ये आ गया इसमें डाईबैक। अब डाईबैक कहाँ ख़त्म हो रहा है, हम उसको कट करेंगे। कट करने के बाद फिर देखेंगे कि जो नीचे की स्टेम है उसमें ब्लैक ब्लैक अंदर तो नहीं है, अगर आ रहा है तो हम उसको और कट करेंगे और तब तक कट करते जाएंगे जब तक कि अंदर उसके सर्किल में ब्लैक स्पॉट दिखना बंद हो जाए। जैसे ही हमें ये किया तो फिर उसके बाद हम फंगीसाइड का इस पर एक घोल लगा देंगे। अब फंगीसाइड भी 2 प्रकार के आते हैं, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और सिस्टमिक फंगिसाइड। कॉन्टैक्ट तो क्या सरफेस पे काम करता है, और सिस्टमिक वो पूरे आपके सिस्टम में आके काम करता है, तो वो अंदर भी पत्तियों के अंदर भी उनके उसमें चला जाता है, वो सिस्टम में काम करता है। तो डाईबैक की समस्या के लिए आप इसको कटिंग करके और वो, लेकिन डाईबैक आया कहाँ से, रूट जोन में कोई प्रॉब्लम होगी तभी डाईबैक आया। तो हमें वो जो फंगीसाइड है रूट जोन में हर 15-15 दिन में उसको अप्लाई करना है। अब ये केवल फंगीसाइड से केवल डाईबैक आता है ऐसा नहीं है, तो पहला कारण तो हो गया फंगीसाइड डाईबैक आने का। दूसरा आता है रूट रॉट हो जाना, रूट आपकी बाउंड हो गई, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम आपका ब्लॉक हो गया, पानी निकल नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपका फंगस आ गया और वो फंगस आके दिखाई देना शुरू हो जाएगा, तो आपको ड्रेनेज सिस्टम भी अपना ठीक करना है। नीचे रूट जोन में जाके फंगीसाइड आपका चला जाए, घोलें आप 1 ml पर लीटर और उसमें डाल दें और उसका स्प्रे कर दें। तो एक तो ये आप इस तरीके से उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो थ्रिप्स, माइट्स, डाईबैक, स्केल, ये इनकी डिसीज़ है, कॉमन डिसीज़ है। एक इनका जो फंगीसाइड वाला एक और है पाउडरी मेल्ड्यू, पत्तियां सफ़ेद होने लगती हैं, सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर जमा हो जाता है। जब ये सर्दियां ज़्यादा पड़ती हैं, ओस पड़ने लगती है, उस समय गुलाबों में विशेषता पाउडरी मेल्ड्यू आता है। तो उसके लिए भी जो है आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो आया तो फिर आपका प्लांट गया, तो उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं,
पत्तियों के ऊपर। तो ब्लैक स्पॉट है, ये भी फंगस है, तो इसमें भी हमें फंगस का इस्तेमाल करना है। तो हमने सॉइल मीडिया तैयार कर ली अच्छी सी, फिर हमने फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना है कि हमें कैसे कैसे इसमें फर्टिलाइज़र देना है। उसके बाद फिर जो है हम लोग आ जाते हैं कि इसमें पानी का क्या काम है, वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट ये है कि हमें कैसे देना है कि वो नीचे से ड्रिंचिंग अच्छी तरीके से हो जाए, निकल जाए, पास आउट हो जाए, रुकना नहीं चाहिए, और ऊपर उसका स्प्रे भी हो जाए। गुलाब को पानी बहुत पसंद है लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तो आप अगर अपने गुलाब की सावरिंग करते हैं तो आपका गुलाब अलग हेल्दी स्वस्थ दिखेगा। सावरिंग करना है अपन को, चाहे सर्दी हो या गर्मी, उसकी सावरिंग करना है। सावरिंग के लिए अब इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, स्प्रे मशीन्स हैं, वो आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन, उससे अपनी सावरिंग की जा सकती है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को बहुत शानदार रखना है ताकि पानी नीचे जमा नहीं। अब पानी ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग, ओवर वाटरिंग कर दी तो फिर आपकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी। पत्ती पीले पड़ने का रीज़न क्या है? अगर आपका पानी मिल रहा है पर्याप्त पौधे को और फिर भी पत्ती पीली पड़ रही है, तो फिर इसके पीछे आपको विचार लगाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है, रूट रॉट हो गया है। तो हमें उस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना पड़ेगा ताकि पानी निकल जाए और पत्ती पीली ना पड़े। दूसरा, पत्ती पीली पड़ने का कारण है कि आप कहीं चले गए, 3-4 दिन आपने पानी नहीं डाला, अंडर वाटरिंग हो गया, सूख गया। उसको तो बचाया जा सकता है, अगर 1-आध दिन का समय हुआ है पानी डाल देंगे, वो अब स्टेबल हो जाता है, वापस लौट आता है। लेकिन ओवर वाटरिंग में अगर पानी रुक गया तो आप नहीं बचा सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बेयर रूट करना पड़ेगा अपना गुलाब, पूरी मिट्टी हटानी पड़ेगी, इसको फंगीसाइड में वॉश करना पड़ेगा और दोबारा से इसका प्लांटेशन करना पड़ेगा, तब ये बच जाए, ऐसी संभावना आ जाती है। तो ये आपका वाटर मैनेजमेंट हो गया। तो वाटर मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सावरिंग करनी है, क्योंकि आप जो स्प्रे कर रहे हैं वो भी फर्टिलाइज़र का, फिर सावरिंग भी करनी है। तो जितनी आप सावरिंग करेंगे और वाटर मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, ये आपका गुलाब बहुत स्वस्थ तरीके से चलता जाएगा। वैरायटीज़ आप लोग जानते ही हैं कि इसमें कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे HT वैरायटी आती है, हाइब्रिड टी रोज़। हाइब्रिड टी रोज़ यानी लंबा और एक स्टिक निकल के आती है, जैसे अपन लोग बुके वगैरह में लाते हैं, वो हाइब्रिड टी रोज़ है। इसमें यूज़ करते हैं डच रोज़। अब HT वैरायटी में भी ये डच रोज़ है, जिसको हम अमूमन गिफ्ट में देते हैं ये बुके वगैरह में। उसके बाद सेकंड वैरायटी आती है फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा यानी झाड़। हाइट कितनी रहेगी? 3 फीट तक चली जाएगी, 4 फीट तक चली जाएगी, झाड़ होगा और नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके ज़्यादा होते हैं। फिर फ्लोरीबंडा के बाद आता है ग्रांडी फ्लोरा। ग्रांडी फ्लोरा यानी HT वैरायटी और फ्लोरीबंडा वैरायटी का बीच, यानी दोनों को मिलाकर बनाई गई एक नई ब्रीड। अब इसमें झाड़ तो होगा लेकिन जो फूल होंगे वो बड़े होंगे और बंचेस में आएंगे, ये ग्रांडी फ्लोरा हो गया। पॉलियंथा और मिनिएचर वो हैं जिनकी हाइट 2 फीट तक रहती है, नंबर ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो ये फिर नेक्स्ट कौन सी आती है? क्रीपर और रंबलर। इसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आजकल कि भाई ऐसा गुलाब हो कि वो चढ़ जाए और फिर हम स्ट्रक्चर्स में उसको ले लें, यू शेप के स्ट्रक्चर्स बना दें। हम अगर अमेरिका में जाएं, जापान में जाएं, चाइना में जाएं, या आप चैनल्स देखते हैं यूट्यूब पे, तो आपको लगता है कि एक यू स्ट्रक्चर है, उस पर दोनों तरफ से चल रहा है और बहुत सारे गुलाब लगे हुए हैं। ऐसे गुलाब क्यों नहीं मिलते? ऐसे तो मिलने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं है? सब कुछ पॉसिबल है। आप ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया के बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पैदा होते हैं। कोई सोचता था कि यहाँ ब्रीडिंग कर पाएंगे और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का बर्ड ब्रीडिंग कर रहा है? तो ये तो पॉसिबल है। ये इंग्लिश रोज है, ब्रिटेन में जनरेट हुआ और ग्वालियर के अंदर मैं लगा रहा हूँ, पॉसिबल है। तो पॉसिबल तो सब कुछ है, गाइडेंस मिलना चाहिए। अब यू स्ट्रक्चर में लगा देंगे, एक साइड इस तरफ लगाएंगे, एक साइड इस तरफ लगाएंगे, दोनों अगर 15 फीट की लेंथ लेते हैं तो वो दोनों ग्रो करेंगे। अब उसका फंगीसाइड और उसका इंसेक्टिसाइड आप प्रॉपर डाल रहे हैं, खाद माद प्रॉपर कर रहे हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ आप वही व्यू देखेंगे जो आप यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, वही व्यू आ जाएगा। और आप ये कहें कि गर्मी बहुत है, मर जाएगा, मत घबराइए। कोई इसको गर्मी से कोई डीए जो डेविड ऑस्टिन रोज वैरायटी है, इसकी जो खासियत है वो यही है, एक तो डिसीज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको बीमारियां कम लगती हैं, गर्मी भी प्रॉपर सह लेता है, सर्दी भी प्रॉपर सह लेता है। और इसमें जो वैरायटी है वो रंबलर और क्रीपर ही ज़्यादा मिलेगी आपको, फ्लोरीबंडा बहुत कम मिलती है। या तो ये क्लाइंबर है या फिर रंबलर है। फ्लोरीबंडा वैरायटी डेविड ऑस्टिन साहब को शायद मन नहीं लगा होगा, तो उन्होंने ज़्यादा ईजाद नहीं की। और अलग अलग वैरायटी और आती हैं,
तो कोर्डस और मिलान कंपनियां भी बनाती हैं, तो उनमें एक जैस्मीना रोज़ है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट रोज़ जैस्मीना। अब उसको देखेंगे, वो तो आता ही बंचेज में, 10 आए और यूँ लटक गए। और पिंक में सेट, तो इतना शानदार लगता है कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो होना ही चाहिए। आपके यहाँ जो है वो टीजिंग जॉर्जिया है, ग्राहम थॉमस है, ये ऊपर जाते हैं, इनकी भी फितरत यही है, ये बंचेज में आते हैं। बंचेज में भी क्या होता है कि जैसे कुछ बंचेज तो क्या आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और कुछ में क्या होता है कि इनकी जो डंडी होती है पीछे की वो ज़्यादा लंबी होती है, तो जब लटकते हैं तो और सुंदर लगते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के जो है क्रीपर हैं, क्लाइंबर हैं, वो यहाँ पर लगते हैं। मेरे पास तो मेरे टेरेस गार्डन में ज़्यादातर क्लाइंबर और रंबलर ही है, मिनिएचर वैरायटी एक आधी कोई होगी, तो मैं लगाता ही वही हूँ। अब ये है कि सरफेस मिलेगा तो वो 15 फीट तक जाना है उसको, जिसकी जैसी हैबिट है। और अगर हम पॉट कल्चर में हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, तो 7 फीट 8 पर्च बनाना पड़ेगा, फिर उसका आपको पर्चिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको क्या करना पड़ेगा 45 डिग्री पे आपको नीचे लाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऊपर तो आप लेके जाएंगे नहीं गमले के अंदर, तो पर्च बना लीजिए। पर्च में क्या होगा कि आप लंबाई गए 4 फीट तक, फिर उसको आपने 45 डिग्री पे नीचे लिया, फिर नीचे की तरफ लेके आए और फिर ऊपर की तरफ लेके गए। अब इसमें होता क्या है, 45 में इनका नेचर क्या होता है, ये यहाँ पे ऊपर से इस निकलना शुरू हो जाएंगी इसकी टहनियाँ। ये आपने ऐसे किया, अब उसकी टहनी निकलेगी ऊपर से 1 2 3 4। अब जब टहनियाँ ज़्यादा होंगी तो नंबर ऑफ फ्लावरिंग भी ज़्यादा आई जाएगी। आनी सिंगल आप जाएगा तो टॉप पे जाके फ्लावरिंग करेगा, और जब आप जो है उसको 45 पे नीचे ले आएंगे तो उसने पूरे एरिया में 8-10 जगह से आपको नए सूट्स दिखेंगे और उस पर वो बंचेस लगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए यू स्ट्रक्चर लेते हैं। आप कहीं भी स्ट्रक्चर देखेंगे, यूट्यूब पे देखा होगा, वो कैसे देते हैं, वॉल पे ले जाएंगे ऊपर, फिर ऐसे ले जाएंगे, तो वो यू स्ट्रक्चर वहाँ पे वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका क्रीपर और रंबलर का है। अब मैं अपनी बात सिंडर पे आके ख़त्म करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नॉलेज एक समय में ठीक नहीं है। कि सर अक्टूबर में जैसे बोलते हैं कि प्रूनिंग पे आ रहा हूँ, अभी बड़े साइज पॉट का साइज क्या? मैं बता दूँगा। देखिए पॉट साइज़ तो एक गार्डनिंग पॉट होता है, वो 4 इंच से शुरू हो जाता है, 4 इंची प्लास्टिक पॉट होता है, गार्डनिंग पॉट बोलते हैं। फिर उसके बाद 8 इंची क्ले पॉट पे आ जाएंगे आप, तो 8 इंची में मिल जाएगा, प्लास्टिक पॉट भी मिल जाएगा। फिर 8 से 12 इंची, 14 इंची, 16, 18, 20, 24 ऐसे करके वो बढ़ते चले जाते हैं। प्लास्टिक क्यों लेते हैं? प्लास्टिक इसलिए आता है कि जब आप उसमें से शिफ्ट करते हैं तो प्लास्टिक टूटेगी नहीं, और क्ले पॉट हैवी हो गया तो आपको दिक्कत आएगी। तो प्लास्टिक का ज़्यादातर, राहुल एंड रोजेस को आप देखें, उनके पास प्लास्टिक पॉट ही है और वो उसको यूज़ करते हैं। मैं अभी क्ले पॉट में चल रहा हूँ, फिर प्लास्टिक पॉट में भी मैंने छोटे लगाए हुए हैं, यानी बाहर एक रखा हुआ है, वो 4 इंची का पॉट है, उसमें जा रहा है वो 4 से 5 फीट, और उसमें और जाएगा जब तक कि ये देख लें कि रूट नीचे से निकलने लगे। रूट नीचे आ गई है, इट मीन्स अब वो कह रहा है कि मुझे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर ये पॉट में आ गए कि अपना गार्डनिंग में है, हम 6 इंची के पॉट में हैं, हम 1 साल उसमें चलाएंगे, फिर दूसरी साल 8 इंची पे आ जाएंगे, तीसरी साल फिर 12 इंची पे आ जाएंगे, चौथी साल 14 पे आ जाएंगे। तो 6-7 साल तक आप आराम से पॉट कल्चर में चल सकते हो। उसके बाद और बड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि यूँ उठाया और लगा दिया, नहीं, जब शिफ्ट करते हैं तो नीचे से और ऊपर से कुछ पार्ट हटाया जाता है, तो वो पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसी गमले में भी 2-3 साल चला सकते हैं। आप उठाएंगे, कुछ पार्ट हटाएंगे, नीचे से कुछ रूट, जो रूट रॉट हो रही है, ज़्यादा डेवलप हो गई है, जाला बन गया है जड़ों का, उस जाले को हम हटा देंगे और फिर से उसको जो है लगा 50% से ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना, 60% और 50%। तो ये आप इस तरीके से एक पॉट से दूसरे पॉट में जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या क्वेश्चन था, किस पे? प्रूनिंग। अब आपने लगा दिया, मान लीजिए आपने कब लगाया था, नवंबर में आपने पॉट किया, फरवरी में पॉट किया। अब पॉट करने का 1 साल रुक जाइए। अब आपको लग रहा है कि आपका 2-3 फुट पे आ गया है, हाइट ले ली है, 3 फुट छोड़ दीजिए, कट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपने न्यूली उसको प्लांट किया है, तो 1-2 स्टेम उसमें होती हैं, तो आपको 3 फुट की हाइट पे जाके, 2.5 फुट की हाइट पे जाके उसको कट कर देना, न्यू सूट्स निकलना शुरू होंगी। उसके बाद फिर आप मान लीजिए वो 3-4 साल पुराना हो गया है,
डंडियाँ उसकी काफ़ी मोटी हो रही हैं, 4-6 डंडी हो गई, तो हार्ड प्रूनिंग होती है, मीडियम प्रूनिंग होती है और लाइट प्रूनिंग होती है। हार्ड प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, स्टेम छोड़ देते हैं 3 फीट की हाइट पे, बाकी सब हटा देते हैं, अगल बगल साइड से सब कुछ हटा देंगे, ये हो गई हार्ड प्रूनिंग। फिर मीडियम प्रूनिंग में क्या करेंगे, स्टेम तो जाएंगी, साइड की कुछ स्टेम भी रखेंगे, जो इंटरकनेक्ट हो रही हैं उन स्टेम्स को हटा देते हैं, ये मीडियम प्रूनिंग हो गई। लाइट प्रूनिंग होती है फ्लशेस के बाद, आपने गुलाब आया, गुलाब चला गया, गुच्छे अब आपके सूख गए, फूल झड़ गया, अब हमको क्या करने हैं, उस गुच्छे से थोड़े नीचे जाके उसको कट कर देना है। तो ये फ्लशेस लेना है अगर हमको, फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, तो उसमें हम लाइट प्रूनिंग करते चले जाएंगे। अगर आपने उसको वैसे का वैसा छोड़ दिया तो फिर वो आगे जनरेट नहीं होगा, नए फ्लावर जो है उसमें वो लेके नहीं आएगा। तो हमको लाइट प्रूनिंग करना है और करते रहना है। तो पहला, अब ये मान लीजिए कब शिफ्टिंग चल रही है, अगस्त के महीने में आपने पानी बरसना शुरू हुआ तो सबसे पहले शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्टिंग कर दें। अब जनरेशन शुरू हो जाएगा उसका और ये ग्रोथ ले लेगा। अक्टूबर, अगस्त में लिया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आके अब इसको आपको क्या करना है कि फर्टिलाइजर देना है सबसे पहले। प्रूनिंग ऐसे नहीं करनी, किसी को प्रून करने से पहले उसको हेल्दी करना पड़ेगा, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तब उसको सर्जरी के लिए ले जाएंगे। अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो फिर वो सर्जरी की उस पर ही चल बसेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पर जो है खिलाई पिलाई उसकी शुरू करेंगे, 1 महीना 15, 20, 25 दिन पहले फर्टिलाइजर दे देंगे, फिर उसकी प्रूनिंग करेंगे। अब प्रूनिंग और शिफ्टिंग एक साथ नहीं करनी। शिफ्टिंग अगस्त अगर आप वहाँ कर रहे हैं तो प्रूनिंग कहाँ जाके करेंगे, नवंबर में। ग्वालियर का जो वेदर है वो नवंबर में आके ठंडा होना शुरू होता है। प्रूनिंग तभी करनी है जब सुबह और शाम आपको ऐसा महसूस होने लगे कि ठंडक आ गई है। जब आप महसूस करें तब अपने गुलाब के पास जाइए उसकी कटिंग के लिए। ऐसा नहीं करें कि यूट्यूब पे देख लिया, अक्टूबर आ गई प्रूनिंग कर दो, अक्टूबर आ गई प्रूनिंग कर दो, आपने प्रूनिंग कर दी और गुलाब गया, अक्टूबर में ही कर दी, गुलाब बेचारा मर जाता है। सर जब प्लांट हमारा जैसे मान लीजिए 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और आपको अक्टूबर जैसे नवंबर में मान लीजिए आपने उसको प्रूनिंग के लिए डिसाइड किया, आप कह रहे हैं 3 फुट छोड़ के उसको प्रून करेंगे? हाँ, अब ग्रोथ कितना ले रहा है, 1 फुट पे कर देंगे, वही तो गलत हो जाता है, वहाँ मरने की तरफ चला जाता है वो। नहीं मरता नहीं है, लेकिन ग्रोथ कितनी हो पाती है उसकी, रोज कम होते हैं ना, तभी तो इसलिए आपने क्या किया कि वो बढ़ रहा है और आपने क्या किया कि तू बढ़ बेटा, मैं नीचे से काटता हूँ। नहीं तो फिर ऊपर से तो सॉफ्ट प्रूनिंग होगी सर। जब आपका मान लीजिए उसकी हाइट ही 3 फुट है, तो अब आप उसको कितने पे काटेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग करना है, हार्ड प्रूनिंग करना ही नहीं है। मतलब हर हाल में हमें पौधे को 3 फीट रखना है। भाई हमें 2.5 से 3 फीट का पौधा तो रखना ही है। मान लीजिए ये कितना है, इसको 2 फुट तो मानेंगे, तो 2-2.5 फुट का तो पौधा आपको रखना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इसको यहाँ से काट दिया, तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट तो हम तब करेंगे 3-4 साल पुराना पौधा हो, बहुत मोटी मोटी स्टेम हो, उसमें भी चांसेस मरने के आ जाते हैं। तो कम से कम हम 2 फीट तो रखेंगे ही रखेंगे। अच्छा एक चीज़ और, कितने भी लेक्चर्स ले लीजिए, सुनेंगे सबको, लेकिन अनुभव हमारा काम आएगा, हमें उसको देखना है। हर घर अपना एक अलग टेक्सचर लिए होता है। आप सभी के पास घर है, मेरे पास भी घर है, लेकिन अपने घर को मेंटेन कैसे करते हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। जो यूनिवर्सल थॉट्स रहती हैं वो बेसिक हैं, उनको तो अपनाना ही है कि भाई घर है, लेकिन हम उस घर को कैसे मैनेज करना है ये तो आप समझते हैं। अब आपके घर को मैं नहीं समझ सकता, तो मेरी टेरेस गार्डनिंग कैसी हो रही है, मैं उसमें कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उसमें मुझे क्या रिजल्ट मिला, तो मुझे रिमाइंडर रखना है कि ये रिजल्ट तो खतरनाक था, मुझे अब क्या करना है, 2.5 फीट पे ही छोड़ देना है। अब मेरा पौधा भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, मुझे इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही करनी है, मुझे इसकी मीडियम प्रूनिंग ही करनी है। हम यूट्यूब चला के बैठ गए और बस हमने देखा कि इसने कहा कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बस कर दिया और वो सत्यानाश। और दूसरा, ये डालिए, कब डालिए, कैसे डालिए, या कोई ये कहेंगे मैंने एक मैजिक मिक्सचर बनाया, और वो मैजिक मिक्सचर तुम्हारा क्या है भगवान जाने, तुम्हें ही पता, हमें तो पता नहीं। तो वो मैजिक मिक्सचर हमें कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को समझना पड़ेगा कि भैया हमें कब क्या करना है। नया पौधा लेके आए, ग्रोथ कराना है, तो आपको NPK 126100 देना है। उसने कह दिया, आपने भी सुन लिया, क्या सुनाई दिया, किस पे फोकस ज्यादा था, 126100। लेकिन ये है क्या, क्यों 126100 बोलते हैं इसको, ये तो पता ही नहीं है। 12 यानी नाइट्रोजन और 61 क्या आ गया, फास्फोरस किसके लिए होता है, जड़ों की वृद्धि के लिए, रूट डेवलपमेंट। तो जब बच्चा लाओगे तो उसको डेवलप करना है ना,
तो हम क्या देंगे उसमें, फास्फोरस की मात्रा जिस एनपीके में ज़्यादा होगी उसको देंगे। तो हम क्या दे रहे हैं, 12 61 0 0। अब वो बढ़ गया, हेल्दी हो गया, तो बैलेंस पे आ गए 19 19 19। नाइट्रोजन भी 19, फास्फोरस भी 19 और पोटेशियम भी 19। और अब ऊपर गए और हमें लग रहा है कि फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया। अब तो डेजी मैम आने वाली हैं, दिखाना है हमें कुछ, तो फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर हम क्या देंगे 0 0 50। अब 50 कहाँ आ गया, पोटेशियम। पोटेशियम यानी आपकी बर्स्ट डेवलपमेंट, यानी फ्लावरिंग स्टेज पे आप ले आए उसको। अब ऐसा नहीं है कि पौधा लगाया और हमने उसको दे दिया 0 0 50, रूट उसकी डेवलप नहीं हुई, उससे हम क्या कह रहे हैं कि फ्लावर दो फ्लावर दो, कहाँ से देगा बेचारा, वो नहीं दे सकता। तो पहले रूट डेवलप करना है, फिर उसकी स्टेम डेवलप करनी है, उसके बाद जब वो इस स्टेज पे आ जाए कि हमें लगे कि अब हमें इससे फ्लावरिंग लेनी है, तो वो वहाँ पे आप जो है 0 0 50 दे के फ्लावरिंग वहाँ पे लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका जो है प्रूनिंग आ गई। और एनपीके का यूटिलाइजेशन, तो पूरा इसमें, अब इसमें कसरत, ठीक है, तो इसमें पूरी कसरत आपकी है, आप कितना इसमें ध्यान देते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मैं यहीं पर समअप करूंगा क्योंकि लंबा। सर बस वो रोजेस में एक और इशू है जो वो ये कि बड पूरी आती है, खिलती है, लेकिन पूरा ब्लूम नहीं करे, या फिर कोई कोई रोज ऐसा होता है जो बहुत सुंदर होता है लेकिन छिदड़ा हुआ होता है, मतलब गड्ढा हुआ रोज। जो हम YouTube पे देखते हैं ना, जो रोजेरियंस के रोजेस और उनके और हमारे रोजेस में यही अंतर है। 2-3 चीजें हैं उसमें। एक तो पहले तो वैरायटी, डच रोज लाएंगे तो डच रोज एक कली के रूप में धीरे धीरे उसकी ओपनिंग जो होती है वो बहुत शानदार होती है। वो कौन सा है, HT वैरायटी में डच रोज। तो HT वैरायटी और डच रोज, वो तो क्या स्टिक लंबी जाएगी और फिर वो धीरे धीरे उसकी ओपनिंग होगी कली के रूप में, ये HT वैरायटी। फिर डेविड ऑस्टिन के पेटल्स जो हैं वो 45 से 60-70 तक रहते हैं, ये गठे हुए खिलते हैं, ये इसकी अपनी एक हैबिट है, ये गठे हुए खिलते हैं। फ्लोरीवेंडा जो आता है उसमें कुछ वैरायटी ऐसी होती है, उसमें 6 पेटल ही हैं, 8 6 8 9 10 12 पेटल हो गए, बस वो उतना खिल के रह जाएगा। दूसरा, कुछ खिल नहीं रहा है, या कईयों बार देखने को मिलता है कि फ्लावर तो खिला लेकिन बीच में ऐसा लग रहा है एक दूसरी कली निकल रही है हरी हरी सी। तो वो क्या है, ओवरडोज ऑफ फर्टिलाइजर। आपको कली जब जैसे ही आ जाएगा अपने फर्टिलाइजर को स्लो करना पड़ेगा, वो फ्लस लेना पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा ना, ओवर ईटिंग नहीं कराना। तो वहां पे फिर रुक जाएंगे, फिर कली जब वो खिल जाएगी उसके बाद फिर उसको जो है प्रून करके उस फ्लस के बाद नेक्स्ट फ्लस के लिए फिर तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत रोचक यात्रा है, और इसको आप जब अनुभव करेंगे तो आप ये कहेंगे 1 आवर डेली आपको चाहिए ही चाहिए।